तो क्या है नेतन्याहू का बारूदी संकल्प? जानकारी आपके सामने रख रहे जवानों से उन्होंने मुलाकात की, तो जवानों से कहा पूरी ताकत से लड़ेंगे, सफलता हमें ही मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा हमास के खात्मे तक हम नहीं रुकेंगे, ये भी साफ कर दिया गया। इसके अलावा मुझे आपकी बहादुरी पर पूरा विश्वास है, ये जवानों के बीच पहुंचकर नेतन्याहू ने कहा आप जंग जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएं, ये भी कहा गया है नेतन्याहू की ओर से। इसके अलावा आपने गाजा में हमास को चोट पहुंचाई है, ये भी अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा। इसके मायने क्या है समझिए जरा। जवानों का हौसला बढ़ाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लंबी जंग का असर जवानों के मनोबल पर ना पड़े, इसीलिए उनके बीच उनकी मौजूदगी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद हमास पर हमले हों, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दी, जहां हमास का हथियार कमांडर मारा गया, ये खबर सामने आ रही है। आईडीएफ ने एक और हमास कमांडर को ढेर कर दिया है। हमास का कमांडर हसन अबू जिना मारा गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। आईडीएफ ने एक और हमास कमांडर को ढेर कर दिया है, इसका नाम हसन अबू जिना बताया जा रहा है। विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, एक एक कर जो कोशिश थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है आईडीएफ की, क्योंकि उनके प्लान का ये भी हिस्सा था कि जो हमास की टॉप लीडरशिप है धीरे धीरे कर उनको टारगेट किया जाए, ताकि हमास के जितने बाकी लड़ाके उनका भी मनोबल टूटे, उन पर भी चोट लगे। बिल्कुल प्रतिभा, दो चीजें हैं। देखिए, पहली बात, दो तरफा संकट से जूझ रहा है हमास। पहला, अविश्वास का सबसे बड़ा घेरा बन चुका है फिलिस्तीन में, और तमाम हमास के लीडर्स और फिलिस्तीन के लीडर्स वो आपस में ही मारे जा रहे हैं और लड़ रहे हैं, ऐसी खबरें ग्राउंड जीरो से आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस वक्त आईडीएफ जो ऑपरेशन चला रही है उसमें टॉप लीडरशिप को यानी सिर विहीन कर दो। जब नेतृत्व नहीं बचेगा तो लड़ाके चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लड़ाकों के साथ साथ जो फोकस है वो कमांडर्स को मारे जाने पर है। 1 दर्जन से ज्यादा कमांडर्स अब तक इस युद्ध में अलग अलग मोर्चों पर मारे जा चुके हैं। उसका मोटिव और इंटेंशन यही है कि नेतृत्व विहीन कर देना है हमास को, और उसी को लेकर ये तमाम तैयारियां चल रही है। दूसरी बड़ी बात कि इस युद्ध के 31वें दिन खुद जब 1 महीना पूरा हो रहा है तो पीएम नेतन्याहू जमीन पर उतरे, मोर्चे पर पहुंचे, जवानों से जाकर मिले और उनकी हौसला अफजाई की, और ये कहा कि आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हम इस जंग को जीतने जा रहे हैं, और जितने इजरायलियों ने अपनी जान खोई है उसका हमें बदला लेना होगा। दुनिया भले हम पर दबाव बनाए, लेकिन हमें उस दबाव के सामने झुकना नहीं है, और वही कुछ होता फिलहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल वही नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बता दें आपको, हमास का हथियार कमांडर मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपके सामने रख लें, जहां आईडीएफ ने हमास के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है। हमास कमांडर हसन अबू जिना मारा गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें अबू जिना के पास हथियारों का जिम्मा था, तो इस कमांडर को भी ढेर कर दिया गया आईडीएफ द्वारा। ये हमले की तस्वीरें भी आपके सामने। अबू जिना के पास हथियारों का जिम्मा था और अब उसे भी खत्म कर दिया गया। तो ईरान की बारूदी चाल, यमन और लेबनान आपके सामने जानकारी हम रख रहे हैं। हिजबुल्लाह हुती लेबनान से इजराइल पर अटैक हो रहा है, यमन से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। युद्ध में पूरी तरह से घुसने की तैयारी, इजराइल के खिलाफ युद्धाभ्यास भी हो रहा है। तो किस तरीके से हिजबुल्लाह चैलेंज पोज कर रहा है, ये भी हम आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। जहां लेबनान से इजराइल पर अटैक हो रहे हैं, युद्ध में पूरी तरह से घुसने की जो है वो तैयारी कर ली गई है। ईरान युद्ध के लिए भड़का भी रहा है, साथ ही साथ ईरानी हथियारों से हमले का दावा किया जा रहा है। अब हूती किस तरीके से चैलेंज दे रहे हैं ये देखिए। यमन से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, इजराइल के खिलाफ युद्धाभ्यास जारी है, ईरान से समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है, और इधर ईरान से हथियार मिलने का भी दावा किया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह हुती किस तरीके से चैलेंज पोज कर रहे हैं और किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। और सवाल क्या उठते हैं, क्या ईरान विद्रोहियों के जरिए जंग को मिडिल ईस्ट में ले जाना चाहता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो उठ खड़ा होता है। इसके अलावा बता दें, इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी हो रही है, और ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह। खुफिया रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह ने हमास की तरह बॉर्डर तोड़कर दक्षिणी लेबनान से सटे इजरायली सीमाई क्षेत्रों में बड़े नरसंहार का प्लान तैयार किया है। 11 नवंबर को हसन नसरल्लाह की तकरीर के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिए जाने की आशंका है। देखिए क्या है हसन नसरल्लाह का ऑपरेशन 710 और कैसे इजराइल पर हमास से बड़े हमले की तैयारी की गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, ईरान ऑक्टोपस का सिर है, हिजबुल्लाह हमास उसके आर्म्स हैं। आखिर में हमें तेहरान पर चोट करनी होगी, ये तमाम बातें कही गई हैं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। नफ्ताली बेनेट के सनसनीखेज संकेत, जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं कि ईरान ऑक्टोपस का सर है और हमास और हिजबुल्लाह उसके आर्म्स हैं।
तो इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट का ये बहुत बड़ा बयान है। अब आपको समझना होगा कि उनके इस बयान से क्या इशारे मिलते हैं। बता दें आपको, उनकी तरफ से कहा गया कि इजराइल का आखिरी टारगेट ऑक्टोपस का सिर है। ऐसे चलेगा वॉर चक्र, ये सवाल बड़ा है। नेतन्याहू बार बार हमास हिजबुल्लाह के खात्मे का प्रण ले रहे हैं। ऐसे में ये समझना होगा कि कितना महत्वपूर्ण है ये बयान। हमास हिजबुल्लाह का खात्मा ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ईरान निश्चित तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई के साथ आएगा, ये भी माना जा रहा है। इजराइल के लिए ईरान से जंग उसकी मजबूरी बन जाएगी अगर ऐसा कुछ भी होता है। तो इससे संकेत क्या मिल रहा है ये समझिए। शायद इसी वजह से इजराइल मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। ऑक्टोपस का सिर कहकर सबसे बड़ा दोषी ठहराने की कोशिश ईरान को की जा रही है। तो ये बयान और इसके क्या मायने हैं ये समझाने की कोशिश आपको हम कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, जहां यरूशलेम में इजरायली फोर्स का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। शुआफात शिविर में इजरायली सेना का छापा, बड़ी संख्या में इजरायली फोर्स यहां पर तैनात है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी तादाद में आपको इजरायली फोर्सेस नजर आ रहे हैं, जहां शुआफात शिविर में बताया जा रहा है कि छापेमारी की जा रही है और बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी, इससे पहले हमने आपको बताया है कि जो रेड्स हो रही हैं उसमें की जा रही हैं। लेकिन ये लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं जहां यरूशलेम में इजरायली फोर्स का ये बड़ा ऑपरेशन, शुआफात शिविर में इजरायली सेना ने छापेमारी की है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जिन रास्तों पर दो तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गाड़ियों का लंबा काफिला आपको नजर आ रहा है जो इन इलाकों में दाखिल हो रही है, दूसरी तरफ पैदल मार्च करते हुए सैनिकों को आप देख सकते हैं। तो यरूशलेम में आईडीएफ किस तरीके से छापेमारी कर रही है ये आप देख सकते हैं। जी हां, इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग का सिलसिला लगातार जारी है और अब पूरी तरह से गाजा पर कब्जे की नीयत से इजराइल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच किसको कहा गया है युद्ध का ऑक्टोपस, इस पर हम करेंगे तफसील से बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। इजराइल हमास जंग का आज 33वां दिन है और वॉर जोन से कई सनसनीखेज खबरें हमारे सामने हैं। हमास के पीछे चीन, रूस और ईरान का हाथ होने का दावा किया गया है। तो आईडीएफ अब हमास की सुरंग सिटी में दाखिल हो चुकी है। युद्ध के बीच जारी बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के साथ युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सभी बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। सभी मसलों पर अपने खास एक्सपर्ट्स के साथ हम करेंगे बातचीत और सिर्फ 60 सेकंड में तमाम अहम सवालों के जवाब जानेंगे। लेकिन वो सवाल क्या है निधि, सबसे पहले ये अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। पहला सवाल, चीन, रूस और ईरान आखिर हमास के ऑनलाइन मददगार क्यों? दूसरा सवाल, इजराइल के साथ यूक्रेन की लगातार सैन्य मदद करेंगे G7 देश भी क्या? और तीसरा सवाल, 80 मीटर गहरी हजारों सुरंगों में हमास का अंत कैसे कर पाएगी आईडीएफ? और चौथा सवाल जो एक्सपर्ट से हम जानेंगे, क्या समंदर से इजरायली नेवी ने हमास की रीढ़ तोड़ी है? पांचवा सवाल जो एक्सपर्ट के सामने हम रखेंगे, 60 सेकंड में वो जवाब देंगे, क्या ईरान ने हिजबुल्लाह हमास को जंगी हथियार बनाया है? इन सभी सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। युद्ध के मैदान से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग्स दिखाने जा रहे हैं। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियोस ब्रेकिंग भी आपके सामने रखेंगे जो युद्ध की भयावहता की कहानी बताएंगी। सबसे पहले देखिए इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज। पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, गाजा में हमास कमांडर हसन अबू जिना ढेर अबू जिना के पास था हथियारों का जिम्मा। कमांडर के साथ हमास लड़ाकों के दस्ते भी साफ। और देखिए गाजा युद्ध से बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर, इसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत। हमास के पीछे ईरान, चीन और रशिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। ये तिकड़ी आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाने वाली है, इस पर रहेगी नजर। ईरान, चीन और रूस की तरफ से प्रोपेगेंडा तेज कर दिया गया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से किया गया है दावा। वैश्विक तनाव के लिए ईरान, चीन और रूस को ठहराया गया है जिम्मेदार। चीन, रूस, ईरान है हमास के ऑनलाइन मददगार, ये दावा कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स। तो क्या हमास के पीछे 3 देश विश्व युद्ध शेष? ऑनलाइन मददगार कौन कौन है अब आपको बताने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए कि किस तरह से मदद पहुंच रही है हमास तक। रूस प्लस चीन प्लस ईरान
अब निशाना कौन है आपको बता दें, इजराइल और अमेरिका, ये दो मुल्क निशाना है। हथियार क्या क्या है, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट, फर्जी तस्वीरें और जानकारियां। जी हाँ, और इसके पक्ष में सबूत क्या क्या है, अब उस पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग की रिपोर्ट आई है। इजरायलियों पर हमले के पक्षधर ईरानी अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। यह रिपोर्ट है किसकी? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है और इसमें खास करके इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। ईरान के साथ साथ चीन को भी रूस से जोड़ा गया है और इस तिकड़ी को जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार ठहराने की गई है कोशिश। अब 60 सेकंड में हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि हमास के चीन, रूस और ईरान आखिर हमास के किस कदर ऑनलाइन मददगार नजर आ रहे हैं। कर्नल राठौर साहब, अगर आप 60 सेकंड में ये बता पाएं, और ये मदद ऑनलाइन ही है या फिर उससे आगे बढ़ चुकी है? देखिए समीर, यहाँ पर एक चीज़ है, ईरान ने रूस यूक्रेन वॉर से सीखा है। यूक्रेन के वॉर में रूस ने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो उनके अकाउंट थे उससे वो चल रहा था, और वेस्टर्न मीडिया ने रूस को पूरी तरीके से विलन पेंट करके खड़ा कर दिया। यहाँ पर ये इन्होंने इस बारे में बड़ी सहूलियत रखी है और उसी तरीके से अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना रखी है जिससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये दे सकें। अब बात आती है कि इसके आगे क्या। ईरान ने इनका पूरा इसको बैंक रोल किया है और इसके अलावा उनको पूरे साजो सामान से और वेपन से मदद दी है। इसी तरीके से आप नॉर्थ कोरिया के पे यहाँ फुटप्रिंट पाते हैं और चीन और रूस के फुटप्रिंट हैं, लेकिन वो निकलने में टाइम लगेगा। लेकिन पूरा सपोर्ट आज उनके पास मिल रहा है और ये सपोर्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है कर्नल राठौर, क्योंकि ये ऑनलाइन फंडिंग हो रही है हमास को। ये जो 3 मुल्कों का गठजोड़ है, रूस, ईरान और चीन का। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, भूमध्य सागर से इजराइल की नेवी का बड़ा ऑपरेशन। अशदोद नेवी बेस के कमांडर कर्नल ईटन पास का दावा सामने आया है। 30 दिनों में इजरायली नेवी ने हमास की रीढ़ तोड़ दी है। समुद्र में हमास लड़ाकों को खोज कर मारा गया है। समुद्र से हमास की सप्लाई लाइन तोड़ी गई है। समुद्र से गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी है। जी हाँ, तो इजराइल का समंदर से ऑपरेशन, जरा कुछ अहम तथ्यों पर नजर डालते हैं। हमास पर भारी नेवी, जी हाँ, भूमध्य सागर से भी हमले किए जा रहे हैं। समंदर में लड़ाकों को मारा और समुद्री घुसपैठ की जो कोशिश चल रही थी उसको रोका है। साथ ही जो सप्लाई लाइन बनाई जा रही थी उसको भी काट दिया है पूरी तरह से, कोई सपोर्ट मदद ना मिले। और समुद्र से भीषण बमबारी चल रही है। आईडीएफ को कवर फायर भी यहां से मिल रहा है। हैती के हमलों को भी रोका है और हिजबुल्लाह को भी पुश किया है, पीछे धकेला है। तो हमास पर किस तरह से नेवी के इस डिप्लॉयमेंट का असर दिख रहा है, हमास की प्लानिंग, हमास के हमलों पर, यह भी साफ नजर आ रहा है। और एक बड़ा बैकअप, बड़ा कवर नेवी की वजह से मिल रहा है आईडीएफ को, इजराइल की सेना को। तो इजराइल का समंदर में ऑपरेशन, और अब 60 सेकेंड्स में हमारे एक्सपर्ट से हम समझेंगे कि क्या समुद्र से इजरायली नेवी के हमास की रीढ़ तोड़ी जा रही है। क्या इजरायली नेवी ने हमास की रीढ़ को तोड़ा है? हमास को काफी डैमेज हुआ है। राजेश जी, आप इसे कैसे देखते हैं? जिस तरह से नेवी इस पूरे वॉर में इन्वॉल्व है इजराइल की तरफ से, कितनी बड़ी भूमिका आपको नजर आती है? देखिए, हमास के पास 2 ही तरीके हैं माल अंदर लाने के लिए गाज़ा में। इजरायली साइड से तो तकरीबन अब बॉर्डर सील हो चुका है, और समुद्र से या फिर टनल से, जिसको हम गाज़ा मेट्रो कहते हैं, और समुद्र से उनकी जो छोटी छोटी राफ्ट्स में और कई जगह पे अंडरग्राउंड भी स्टोरेज उन्होंने बनाए हुए थे, अंडर सी स्टोरेज में जिस तरह से, और उसको धीरे धीरे रात को जो है अपने टनल्स में लेके जाते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब थोड़ी बंद हो गई हैं। नेवी तो कम्प्लीटली डोमिनेंट है। हमास के लड़ाकुओं ने कुछ प्लान भी ऐसा बनाया था। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो जारी किया था कि किस तरह से उन्होंने एक इजरायली शिप को निशाना बनाया एक टॉर्पीडो से, लेकिन कुछ खास हानि नहीं हुई है
इजराइल नेवी को, और जी। उन्होंने वो काफी सक्सेसफुल हैं दोनों तरफ, नॉर्थ लेबनान की तरफ भी और नीचे साउथ। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा लगता है कि 3 फ्रंट से इस वक्त हमास को निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने तैनात कर दिए हैं हथियार, रीम ईटन रॉकेट लॉन्चर तैनात किया गया है। और एक और बड़ी खबर, जापान में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक, इजराइल यूक्रेन की मदद को लेकर G7 की मीटिंग। G7 की बैठक में इजराइल यूक्रेन की मदद पर सहमति बनी है। यूक्रेन के लिए मदद में कोई कमी नहीं आएगी, ये सहमति बनी है। रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध जारी रहेगा, ये भी सहमति बनी है। गाजा में सीजफायर को लेकर कोई बयान नहीं आया। गाजा के लोगों के लिए मानवीय मदद बढ़ाया जाएगा, ये भी तमाम जो मुल्क हैं वो राजी हुए हैं। G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में ये कई अहम बड़े फैसले जिस पर सहमति हुई है। जी हां, तो देखिए इस युद्ध को लेकर G7 का प्लान क्या है, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन टू गाजा, G7 का प्लान, G7 का मकसद क्या है? ईरान, रूस और चीन G7 के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। G7 का स्टैंड क्या है? इजराइल की मदद पर इन तमाम मुल्कों में सहमति है कि हम इजराइल के साथ रहेंगे। G7 का मकसद आतंक का खात्मा है और स्टैंड है यूक्रेन की सैन्य मदद भी जारी रहेगी, यानी इजराइल के साथ हैं और यूक्रेन की मदद भी रुकने वाली नहीं है। निधि, बिल्कुल, ईरान, रूस, चीन चुनौती बने हुए हैं। आतंक का खात्मा करना एक बड़ा मकसद है, बड़ा ऑब्जेक्टिव है। G7 का मकसद मिडिल ईस्ट में वर्चस्व बनाए रखना है। G7 का स्टैंड क्या है कि रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। पुतिन की घेराबंदी भी हो रही है इस बीच, और स्टैंड क्या है कि गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा। तो अब देखना होगा कि किस तरह के हालात बदलते हैं, क्योंकि 2 फ्रंट पर इस वक्त युद्ध लड़ा जा रहा है। एक है रूस वर्सेस यूक्रेन, तो दूसरा है इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन। अब 60 सेकेंड में हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं इजराइल के साथ यूक्रेन की लगातार सैन्य मदद करेंगे क्या G7 देश। कर्नल राठौर, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ, आपको लगता है ये मदद की जाएगी G7 देशों के जरिए? देखिए, G7 ने रूस यूक्रेन वॉर में सॉलिडरिटी दिखाई थी। अभी यूएसए को प्रॉब्लम है, एंथनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। जॉर्डन गए, सऊदी अरेबिया गए, कई मुल्कों में गए, लेकिन वो बात बनी नहीं, सब सीज फायर की बात करते हैं। तो अभी जो ये टोक्यो में हुआ है, इसमें उन्होंने एक अच्छा ग्राउंड तलाशा है कि G7 यूक्रेन और इजराइल दोनों के लिए ये एक आवाज़ में कह रहा है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस इजराइल का बनता है। पहली चीज़, कहीं कहीं विरोध के स्वर जैसे फ्रांस से उठे थे कि वो ह्यूमैनिटेरियन पॉज चाहिए, तो लेकिन ये पूरी तरीके से जिसका जापान ने होस्ट किया और ये G7 एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगला स्टेप होगा कि नेटो की मदद कैसे इकट्ठा की जाए। तो अभी ये एक तरीके से अमेरिका के लिए बड़ी डिप्लोमेटिक विन है कि उसने G7 को अपने साथ बिल्कुल मिला लिया। देखिए, आईडीएफ के टनल ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। सुरंग के रास्ते ब्लॉक कर रही है आईडीएफ, ये भी जानकारी सामने आ रही है। डॉग्स की मदद से रास्तों की तलाश की जा रही है। टनल के रास्तों पर अंधाधुंध फायरिंग। और एक और बड़ी खबर है, कई महीने चल सकता है आईडीएफ का ऑपरेशन। सुरंगों को तबाह करने में लगेगा लंबा वक्त। गाजा सिटी में खतरनाक टनल नेटवर्क मौजूद है, जगह जगह पर हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने हैं, इसलिए इन ठिकानों तक पहुंचना, हमास के लड़ाकों को एलिमिनेट करना और हमास की सुरंगों को तबाह करने में और ज्यादा वक्त लग सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन चौबे मौजूद हैं इसी खतरनाक वॉर जोन में इजराइल के अशदोद से। वो हमें इस वक्त लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। विपिन, जरा बताइए, क्योंकि अब जो इजराइल के इरादे हैं वो पूरी तरह से गाजा पर कब्जा करना चाहता है, वहां पर जो अगली सरकार बने वो इजराइल की रजामंदी से बने, ये प्लान सामने आ रहा है। ईरान से तल्खियां बढ़ती नजर आ रही हैं और ऐसे में आईडीएफ कैसे वहां पर अपने ऑपरेशन को अंजाम देती हुई दिख रही है?
बिल्कुल समीर, इस वक्त मेरी मौजूदगी तेल अवीव से लगभग 60 किलोमीटर दूर अशदोद में उस मेडिटेरियन सी में है जहां पर जंगी जहाज न सिर्फ अमेरिका के, इटली के, इजराइल के इस वक्त जंग के मोर्चे पर बिल्कुल तैयार खड़े हैं और अगर समंदर के मोर्चे पर जो जरूरत पड़ी उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जहां तक सवाल आपके सवाल का है, सबसे पहले इन तस्वीरों के साथ मैं आपको बता दूं कि आईडीएफ ने यह तय कर लिया और आईडीएफ ये जान चुकी है कि ये युद्ध वो पूरी तरह से जीतने वाली है। गाजा में उसकी सरकार होगी और वो सरकार को कैसे चलाएगा, किनके जरिए चलाएगा, इसको लेकर थोड़ा अभी संशय है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि अरब के प्रतिनिधियों के जरिए गाजा में प्रशासन चलाया जाए। इस बात को लेकर इजराइल रेडी नहीं है। लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं समीर, ये देखिए, यही वो मेडिटेरियन सी है जिसमें तमाम वॉरशिप, तमाम सबमरीन तैनात की गई है। और आपको याद होगा शुक्रवार का वो दिन जब लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह आया था, तो इसी मेडिटेरियन सी में लगभग 11,000 सैनिकों को तैनात करके रखा गया था कि अगर लेबनान की तरफ से जंग का ऐलान होता है तो फिर यहां से भी जवाब दिया जाएगा। और जो तमाम बड़े ऑफिशियल से नेवी के जो इजराइल से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा ऑपरेशन सेपरेट नेवी का नहीं है, बल्कि जिस तरह से आईडीएफ ऑपरेशन कर रही है हम उसमें पूरी तरह से आईडीएफ को असिस्टेंस दे रहे हैं। समंदर के रास्ते नजर रखी जा रही है और इजराइल की सीमा में समंदर के रास्ते जो कोई भी घुसने की कोशिश कर रहा है हम उसको समय रहते निष्क्रिय कर दे रहे हैं। तो बहुत कुछ तय करता है इजराइल का ये मेडिटेरियन सी। और इस मेडिटेरियन सी में अमेरिका भी है कि किस तरह से जो अमेरिका है, अमेरिका सरीखे जो मुल्क हैं वो तैयारी बड़ी करके रख रहे हैं भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, जहां से आप इस वक्त लाइव हमें बता रहे हैं कि हालात क्या हैं, क्योंकि जंगी जहाज इस वक्त मोर्चा संभाल चुके हैं। और ऐसे में क्या बड़ी डिटेल सामने आ रही है आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ऑपरेशनल टनल का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सुरंग नेटवर्क का खात्मा करना। 80 मीटर गहरी सुरंग के अंदर दाखिल होंगे। कमांड पोस्ट टारगेट है, कई महीनों तक यहां पर जंग लड़ी जाएगी। समीर जी हाँ, और सुरंगों की लोकेशन पता लगाई गई है और इसके लिए खास जो इंजीनियरिंग टीम है आईडीएफ की उसका सहारा लिया जा रहा है। वो फोर्स भी जुटी हुई है। 100 शाफ्ट अब तक नष्ट किए जा चुके हैं और रॉकेट साइट एक इन्हीं सुरंगों में बनाकर रखी गई थी हमास की, जिसका खात्मा कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया है उसे। हमास कमांडर्स का लगातार खात्मा किया जा रहा है और सुरंग के मुहाने पर आईडीएफ पहुंच चुकी है। हमास की चुनौती क्यों इतनी बड़ी है ये जरा समझिए, क्योंकि हमास के गुरिल्ला हमले हो रहे हैं, सुरंगों से छिपकर अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है और हमले के बाद ये लड़ाके भाग जाते हैं। कहां जाते हैं पता लगाना बहुत मुश्किल होता है और हमले के बाद इन्हीं सुरंगों को अपना ठिकाना बना रखा है हमास के लड़ाकों ने। ऐसे में ये चुनौती कितनी बड़ी है। और राजेश कुमार साहब, 80-80 मीटर गहरी न जाने कितनी सुरंगें हैं, हजारों सुरंगें हैं, इनमें घुसकर इन सुरंगों को बर्बाद करना, हमास के लड़ाकों को एलिमिनेट करना और बंधकों की सकुशल रिहाई, चुनौती कितनी बड़ी आपके हिसाब से है ये आईडीएफ के लिए? मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। अभी जो ऑपरेशन आईडीएफ कर रहा है, जिस तरह से दिख रहा है कि किस तरह से वो आगे चल रहे हैं, शाफ्ट को सबसे पहले वो तोड़ना चाहते हैं ताकि अगर वो आगे बढ़ें तो पीछे के शाफ्ट से हमास के लड़ाके आकर उनको पीछे से वार ना करें। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है उनकी। पहले शाफ्ट को तोड़ेंगे, उसके बाद टनल्स के अंदर घुसेंगे और टनल्स के कई लेयर हैं, कोई 10 मीटर गहरा है, कोई 30 मीटर गहरा है, कोई 60 मीटर गहरा है, कोई 80 मीटर गहरा है। तो एक एक करके निश्चित जरूर ये करना होगा कि जो आगे बढ़ रहे हैं उनके ऊपर पीछे से हमला ना हो। तो फूक फूक कर कदम रखेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा है कई महीने लग सकते हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शाफ्ट जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं। अभी अंदर घुस करके एक एक लड़ाके को ख़त्म करना होगा, तभी जाके इनका जो टनल्स का खात्मा होगा और ये जो उनका जो अंडरग्राउंड सिटी है उसको तोड़े के बिल्कुल सर, टनल्स का नेटवर्क बहुत बड़ी चुनौती रहा है और इस बार जैसा कि नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि हमास का खात्मा होगा, इसका मतलब यह है कि टनल्स के इस नेटवर्क का भी खात्मा करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास और देखिए गाजा में सुबह फिर तेज हुए हमले, ये जानकारी सामने आ रही है। सुबह हुए हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, कई इलाकों में धुआं और आग नजर आया है। ये देखिए तस्वीरें आज सुबह की, जब यहां पर हमले हुए और धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया।
विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। विपिन, एक तस्वीर जो आज सुबह आई है, सुबह सुबह हमले होते हैं गाजा में, लेकिन इजराइल की बात करें, तेल अवीव की बात करें, यहां की सुबह किस तरह का माहौल रहता है? क्योंकि यहां पर भी लगातार रॉकेट से अटैक का खतरा तो बना ही रहता है। देखिए रवि, बिल्कुल बेशक इस वक्त जो आईडीएफ की फोर्सेस हैं वो इजराइल की सीमा को छोड़कर गाजा पट्टी के इलाके में 20 किलोमीटर तक बेशक कब्जा कर चुकी हो, लेकिन अभी भी डर और दहशत का माहौल खासकर तेल अवीव में भी है, जेरूसलम में भी है। लेकिन तेल अवीव की बात करें, जहां पर हम लोग रात गुजारते हैं, जहां के होटलों में हम लोग स्टे कर रहे हैं, हर रात वहां पर एयर रेड अलर्ट सायरन बजता है और कल रात भी मिसाइलों से, रॉकेट से तेल अवीव पर हमला हुआ है। मतलब खतरा टला नहीं है। रह रहकर पूरे तमाम शहरों में, क्योंकि जो ऐप है वो बार बार हमें अलर्ट करता है, एयर रेड अलर्ट सायरन बजता है और उसके बाद लोग होटलों से, घरों से भागकर बंकरों की तरफ दौड़ते हैं, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और डर और दहशत के साए में लोग जीने को मजबूर है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हालांकि जब तक गाजा पर पूरी तरह से फतह ना हो जाए, हमास के लड़ाके या तो सरेंडर ना कर दे या फिर मारना गिरा दिया जाए, तब तक खतरा टला नहीं है। इस बात को तमाम इजराइल वासी जानते हैं, इसीलिए लोग सरकार के इस कदम में फिलहाल साथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सुर हैं जो सरकार के एक्शन के खिलाफ भी उठते हैं। लेकिन हालात नाजुक हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, हालात नाजुक है। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधे मेडिटेरियन सी से ये अहम जानकारियां देने के लिए। ये वो जगह है जहां पर अमेरिका ने भी अपने बड़े बड़े वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। हमास के खिलाफ इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। हमास के हथियारों पर आईडीएफ का कब्जा शुरू हो गया है। हमास के पास से ग्रेनेड और माइंस बरामद की गई हैं। टीवी 9 के कैमरे पर हमास के हथियारों का जखीरा अब आपके सामने है। गाजा में हमास के गढ़ पर आईडीएफ ने कब्जा जमा लिया है और ये तमाम जो अत्याधुनिक हथियार आप देख रहे हैं, ये सब हमास के लड़ाके इस्तेमाल करते थे और अब ये हथियार, ये गोला बारूद आईडीएफ के कब्जे में। तो देखिए तस्वीरें जो आई हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उससे यह बात साबित होती नजर आ रही है कि हमास के पास एडवांस हथियार थे। हमास के हथियारों का जखीरा सामने आया है और देखिए उसमें क्या क्या है। हैंड ग्रेनेड, आरपीजी और रॉकेट मिसाइल, ये सब कुछ उसमें शामिल है। हैंड ग्रेनेड 1493, आरपीजी 760 और रॉकेट मिसाइल 106 मिले हैं। फायर आर्म्स की बात करें 375, विस्फोटक की बात करें एक्सप्लोसिव्स तो 427 विस्फोटक मिले हैं हमास के हथियार के जखीरों में। तो इस तरीके से ये नंबर्स बता रहे हैं कि क्या तैयारी रही और सबसे बड़ी बात कि विदेशी हथियार भी मिले हैं, यानी कि फॉरेन वेपन्स की भी कमी नहीं थी हमास के पास। अब 60 सेकंड्स में हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि हमास के जंगी जखीरे में आधुनिक हथियारों के क्या मतलब हैं। राजेश सर, क्या मतलब है वाकई में? ये जो मॉडर्न वेपन्स है, विदेशी हथियार हैं, इतनी बड़ी तैयारी थी, इतना कुछ उनके पास स्टोर था हथियारों का, इसके क्या अर्थ निकलते हैं? यानी बाहर से रेगुलर सप्लाई थी हथियारों की? देखिए, ये कई सालों से ये हथियार जो हैं इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो इनके जो ओरिजिन्स हैं आप देखें, चाइनीज़ हैं, ईरानियन हैं, रशियन हैं, वेस्टर्न भी हैं और यूक्रेन को जो आर्म्स दिए गए हैं उनमें से भी कुछ मार्किंग्स ऐसी मिली हैं जो कि दिखाती हैं कि यूक्रेन से बिक्री हो करके ये गाज़ा तक पहुँचे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो इजिप्ट का रास्ता है जिसके टनल्स के द्वारा और जो भूमध्य सागर से रास्ता है, उनकी जो सप्लाई लाइंस हैं वो काफ़ी सालों से एक्टिव थी और इन्होंने सोचा ज़रूर था कि एक ना एक दिन वो हमला करेंगे। कई सालों से इसकी तैयारी चल रही है और इसीलिए इतना बड़ा ज़खीरा मिल रहा है। और आज भी देखें इतने टनल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी रॉकेट फायर टेल अवीव तक पहुंच रही है गाजा से। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का बयान बहुत बड़ा है। आइए नेफ्ताली बेनेट के बयान से मिल रहे इशारे को समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल का आखिरी टारगेट ऑक्टोपस का सिर, ऐसे चलेगा वॉर चक्र। नेतन्याहू बार बार हमास हिजबुल्लाह के खात्मे का प्रण ले रहे हैं। हिजबुल्लाह का खात्मा ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ईरान निश्चित तौर पर कोई जवाबी कार्रवाई के साथ आएगा।
जी हाँ, और इस स्थिति का आकलन करते हुए यह बयान दिया गया है, इजराइल के लिए ईरान से जंग उसकी मजबूरी बन जाएगी आने वाले वक्त में, क्योंकि हिजबुल्ला और हमास पर हमले तो लगातार कर ही रहा है इजराइल। ये ईरान को बर्दाश्त नहीं होगा और फिर ईरान इजराइल की डायरेक्ट जंग हो जाएगी, ये कहते नजर आ रहे हैं। संकेत क्या है? शायद इसी वजह से इजराइल मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। ऑक्टोपस का सिर कहकर सबसे बड़ा दोषी ठहराने की कोशिश किसे की जा रही है? ईरान को। ईरान पर यह सीधा बड़ा हमला है इजराइल से। अब तक इतना सख्त बयान निधि ईरान को लेकर नहीं आया। बिल्कुल। और समीर, अब जानते हमारे एक्सपर्ट से, कर्नल राठौर, मैं आपके पास आ रही हूं। 60 सेकेंड में इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या ईरान ने हिजबुल्ला हमास को जंगी हथियार बनाया है? क्या ईरान इसी प्रॉक्सी वॉर के जरिए सीधा ललकार रहा है अमेरिका को? देखिए निधि, ये ईरान जो है ये प्रॉक्सी तो है। अभी इजराइल की अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न देखें तो हमास, हिजबुल्ला और इस्लामिक जिहाद और अल कायदा ब्रिगेड, अल अक्सा ब्रिगेड, ये सारे ईरान से फंडेड हैं। अभी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जब तक इनको ईरान को एड्रेस नहीं करेंगे ये चलता रहेगा। लेबनान, सीरिया उधर एक्टिव रहेगा, वेस्ट बैंक, गाज़ा इधर एक्टिव रहेगा, यमन एक्टिव रहेगा। इसी तरीके से इसमें आप ये चीज़ समझिए कि ईरान का जो इन्वॉल्वमेंट है तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि ईरान को डायरेक्ट एड्रेस न किया जाए। बेंताली ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये खुद आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं, अभी आर्मी में वो खुद लड़ रहे हैं। इसके साथ में ईरान को करे कैसे? ईरान वहाँ से 1500 किलोमीटर बैठा है दूर, तो जाहिर तो बड़ी बात है। क्या इजराइल इस वक्त इस स्टेज में है जंग के बीच कि ईरान जैसे मजबूत देश के साथ जंग छेड़ी जा सके? और ईरान फिर अकेला तो है नहीं, रशिया और चाइना भी उसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है इसीलिए राठौर साहब ये। और इस बीच हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की बमबारी, आईडीएफ के वॉर प्लेन ने बरसाए बम। एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ रहा है इजराइल।